हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको पता ही है वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। ये 18 होते हैं। ठीक है, 1 to 18 इन नंबर, ये आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, फिर हम वैलेंसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, वैलेंसी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एटॉमिक साइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे ग्रुप में। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये भी पीरियोडिक टेबल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप काफ़ी कुछ केमिस्ट्री में कर सकते हो। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, किसी ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ all elements in a group have same valence electrons। किसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे, कोई भी ग्रुप ले लो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। इसमें हम सपोज कुछ एलिमेंट्स लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे हम इतने एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ग्रुप 1 है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। आप देख सकते हो कि सब में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस ग्रुप में हमने हाइड्रोजन को नहीं शो किया है क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब इनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम मोनोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 जो है वो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मीन्स इनकी वैलेंसी 1 है, इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको हम मोनोवैलेंट भी कहते हैं। अगर हम ग्रुप सेकंड लेंगे तब क्या होगा, इसमें भी हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए हम कुछ एलिमेंट लेंगे। ये ग्रुप सेकंड है। ठीक है बच्चों, ग्रुप सेकंड बेरिलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mg की, मैग्नीशियम की 2 8 2, कैल्शियम की 2 8 8 2। यहाँ भी आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2। ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ग्रुप 2 में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम डाईवैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम डाईवैलेंट कहते हैं क्योंकि
इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप ग्रुप 13 की बात करोगे तो उनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं VES शॉर्ट में लिखता हूँ, आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, अगर हम ग्रुप 14 की बात करेंगे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 15 की बात करेंगे यानी कि ग्रुप 15 की बात करेंगे तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 16 की बात करेंगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 17 की बात करेंगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 18 की बात करेंगे तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है या एलिमेंट्स हैं जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 हैं, कुछ एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हैं और कुछ हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो आप इजीली कह सकते हो कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट रखना है। फिर 2 यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, मतलब ग्रुप 2 से हैं। ठीक है बच्चों, अगर अब आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास 3, 4, 5, 6 या इससे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, वो ट्रिक आपने याद रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है तो आपको पता है कि वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, यानी कि वो एलिमेंट ग्रुप 1 का है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है तो आपको पता है कि वो एलिमेंट ग्रुप 2 का है। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको कैसे पता करना है कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। इसमें आपने 10 ऐड करना है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपने 10 ऐड करना है तो आपको पता लग जाएगा कि जिस एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्रुप 13 को बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी 10 ऐड करना है, 14 आ जाएगा। इसमें भी 10 ऐड करना है, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपने 10 ऐड करना है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 13, 14, 15, 16। यहाँ पे भी आपने 10 ऐड करना है, 17 आ जाएगा। यहाँ भी आपने 10 ऐड करना है, 18 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने ये याद रखना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 तक तो हमें पता है कि फर्स्ट मतलब जिसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में हमने 10 ऐड करना है, हमें ग्रुप मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है, इसमें हमने 10 ऐड किया तो हमें पता चल गया कि ये एलिमेंट 13 ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 ग्रुप को बिलोंग करेगा। 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट 15 ग्रुप को बिलोंग करेगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट 16 ग्रुप को बिलोंग करेगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट 17 ग्रुप को बिलोंग करेगा। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप 18 ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें हमारे पास हीलियम है। ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, बट ये ग्रुप 18 को बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हीलियम को आपने छोड़ना है, उसके बाद बाकी एलिमेंट को ऐसे ही
आपने फाइंड आउट करना है कि किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हीलियम को आपने छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है। अब बात आती है वैलेंसी की। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनकी सेम वैलेंसी होती है। ठीक है, आप लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो वैलेंसी भी तो बराबर होगी। ठीक है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप सेकंड की वैलेंसी 2, ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, 14 की 4, ग्रुप 15 की वैलेंसी 5, 16 की 6, 17 की 7, फिर 18 की 0। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं सेम वैलेंसी होगी इनमें। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, चाहे वो एलिमेंट कोई भी हो। ठीक है, वैसे ही कोई भी ग्रुप ले लो, उसके जो एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी सेम होगी। ठीक है, अब बात आती है एटॉमिक साइज़ की। अगर ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 ले लेते हैं, इसमें लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप है। ठीक है, इसमें लिथियम होगा, सबसे स्मॉल होगा। ठीक है, फ्रेशियम जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि लिथियम का स्मॉलेस्ट एटम होगा और फ्रेशियम का बिगेस्ट एटम होगा या लार्जेस्ट एटम होगा। ठीक है, ये कह सकते हो। आप जब ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सपोज इसका साइज़ इतना है, लिथियम का, सोडियम का थोड़ा इतना होगा, पोटाशियम का इतना होगा, रुबिडियम का इतना होगा, सीजियम का इतना होगा और फ्रेशियम का इतना होगा, मतलब इससे बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अगर टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर हम पीरियड में एटॉमिक साइज़ की बात करते थे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करते थे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता था। इसका रीज़न यही था कि जब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते थे, प्रोटॉन भी ऐड होता था। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से खींचता था। ठीक है, पुल करता था, तो वहाँ पे एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता था। ठीक है, क्योंकि वो सेम शेल में होता था। बट इस केस में ग्रुप में यहाँ पे जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो शेल इंक्रीज़ करेंगे। जब शेल इंक्रीज़ करेंगे तो इट मीन्स एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसा कि हम लिथियम की बात करेंगे, लिथियम में 2 शेल हैं, के एल। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम की बात करेंगे, सोडियम में हमारे पास के एल एम, 3 शेल हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर हम पोटाशियम की बात करेंगे तो उसमें 4 शेल हो जाएंगे, के एल एम एन। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम ग्रुप में
टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वहाँ पे शेल ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक करैक्टर। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे ग्रुप में तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब है लिथियम हमारे पास लीस्ट मेटालिक है। मतलब कम मेटालिक है। फिर सोडियम इससे थोड़ा ज़्यादा मेटालिक होगा, पोटाशियम इससे ज़्यादा मेटालिक होगा, फ्रेंशियम इसमें सबसे ज़्यादा मेटालिक है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट मेटालिक है। ठीक है बच्चों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि टॉप से बॉटम की तरफ जब हम मूव करते हैं ग्रुप में तो मेटालिक करैक्टर क्यों इंक्रीज होता है। जैसा कि टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव करेंगे तो शेल ऐड होते हैं किस में? एटम में, एलिमेंट में। ठीक है, शेल जब ऐड होगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। अब इस केस में ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसकी और न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो थोड़ी वीक हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम जोर से, कम फोर्स से पकड़ पाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस की पकड़ इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से वीक होगी। ठीक है, जब पकड़ वीक होगी तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एलिमेंट लास्ट वाला। ठीक है, जब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। इसका रीज़न यही है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो शेल इंक्रीज होते हैं। अभी मैंने बताया था शेल इंक्रीज होंगे, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस केस में न्यूक्लियस की पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एलिमेंट लास्ट वाला। ठीक है, जैसे नीचे नीचे हम बढ़ते जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन से कमज़ोर होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर शो करेगा, मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है नॉन मेटालिक करैक्टर की। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। इसका रीज़न यही है कि जब हम ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं तो ज़्यादा शेल बढ़ते हैं एटम में। ठीक है, न्यूक्लियस डीप इनसाइड चला जाता है और उसकी जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने वाला है उसके लिए अट्रैक्शन कम होगी उसको। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मीन्स के नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं
तो नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है। उसका रीज़न यही है, आपको पता ही है, जब टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव करते हैं तो शेल इंक्रीज़ होते हैं, शेल इंक्रीज़ होते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा डीप इनसाइड चला जाता है, ठीक है। तब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम होती है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला होता है उसके लिए कम होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम कर देता है न्यूक्लियस, क्योंकि वो अंदर चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ये लीस्ट, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि ये सपोज ये न्यूक्लियस है, जितने यहाँ पे शेल ऐड होंगे, जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे ग्रुप में, शेल ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगी, या न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींच पाएगा, ठीक है। जब कम फोर्स के साथ खींच पाएगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में शेल कम होते हैं, न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तभी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है बच्चों। अगर ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमने ये ग्रुप लिया है, फर्स्ट ग्रुप लिया है, तो लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होगा ग्रुप में और फ्रेंशियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। इसका रीज़न यही है जो अभी मैंने आपको बताया था पीछे, कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो शेल ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है, शेल ऐड होंगे, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका इलेक्ट्रॉन के साथ होल्ड वीक होगा। जब होल्ड वीक होगा तो ये नीचे वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर लेंगे, ठीक है। जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर बात आती है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे ग्रुप में, तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी नॉन मेटल्स की, ठीक है। ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। केमिकल रिएक्टिविटी को मैं Cr लिखता हूँ, यह डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात आती है तो वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है। इसका रीज़न यही है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो शेल ऐड होते हैं, ठीक है। शेल जब ऐड होंगे तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जब दूर होता जाएगा मतलब न्यूक्लियस डीप इनसाइड जाएगा तो इसका होल्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कम होगा, ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उसके साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। वो स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ठीक है।
तो इस वजह से नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों। अब बात आती है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स की नेचर सेम होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सेम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर सेम होगी। ठीक है, अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, एट्सेट्रा, बहुत बाकी एलिमेंट्स भी हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं। ठीक है, ठीक है, इन सब के ऑक्साइड्स बेसिक हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसका ऑक्साइड बेसिक है, इसका एसिडिक है, ऐसा नहीं है। ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स आर बेसिक, ये हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि ग्रुप 17 हमने ले लिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि ग्रुप में एक एलिमेंट का ऑक्साइड एसिडिक है, दूसरे का बेसिक है। ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड हैं उनकी नेचर सेम होती है। जैसे इस ग्रुप में जितने भी ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मतलब उनके ऑक्साइड्स बेसिक हैं। ठीक है, ऑक्साइड की नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।